स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने संधि को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ कई सारे अनुच्छेद भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसके पीछे वाले जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट खुलेगा और लाइन बाई लाइन वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। आज हम लोग समास पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट भी करेंगे। समास जो आपके एग्जाम में हर साल 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठे जरूर रहते हैं, सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि समास कहते किसको हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने संधि पढ़ा था, तो संधि में हमने पढ़ा कि जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो एक नया वर्ड बनाते हैं, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, परिवर्तन को संधि कहा जाता है। लेकिन समास जो होता है इसमें कहा जाता है दो शब्दों से, एक है शब्द एक है वर्ड, दो शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसका समास कहलाता है। यहाँ पे नीचे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, समास शब्द की उत्पत्ति। समास शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे लिखा गया है कि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से गैन समास करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। मतलब कि ये संस्कृत में परिभाषा एक टाइप से समझ लीजिए, बट इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इसको समझ लीजिए हिंदी में कि दो शब्दों को जोड़ दीजिए, एक नया शब्द बन जाएगा, उसे हम लोग समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा करना, यानी दो बड़े बड़े शब्दों को जोड़ करके उसे छोटा कर देना। जैसे कहा जाए राजा का बेटा, राजा का बेटा 3 शब्द है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। छोटा हो गया कि नहीं, राज मिला पुत्र मिला राजपुत्र, 2 शब्द मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये समास हो गया। भाई और बहन, भाई और बहन, तो भाई बहन डायरेक्ट कर देंगे भाई बहन। माता पिता, जिसके उदर है बड़े, जिसका उदर हो लंबा, जिसका पेट हो लंबा, तो इतना बड़ा बोलने की कोई जरूरत नहीं, सीधे बोलो लंबा उदर, क्या कह देंगे, यानी गणेश भगवान। तो समास क्या होता है ना कि दो शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाता है और वो छोटा हो जाता है। संक्षिप्तीकरण मतलब होता है छोटा। लेकिन एक और चीज याद रखें, अर्थ नहीं बदलता है, अर्थ बदलता नहीं है, अर्थ वही रहता है, बस छोटा हो जाएगा, यही समास करेगा। तो समास की परिभाषा देना हो तो आप ऐसे दे सकते हैं, बड़ा ही बेस्ट इसका डिफिनेशन है, संक्षेप करना। संक्षेप करना मतलब छोटा करना, अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना। अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बाबू, समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, सीताया पति, सीताया पति, सीताया पति का अर्थ हुआ सीता का पति, तो सीधे लिख देंगे सीतापति। क्या लिख देंगे, सीतापति। सीताया पति लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे सीतापति। तो यहाँ पे समास हो गया, दो शब्द, एक सीताया और एक पति मिल गए, वहाँ पे हो गया सीतापति, ये समास होता है। यहाँ पे कुछ नोट है उसको समझ लेंगे, वैसे ही सब एग्जाम में नहीं आते हैं बट थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ता है। पहला है कि समास होने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी मैंने बताया था ना कि समास में कोई अर्थ में परिवर्तन, जो अर्थ सीताया पति यानी सीता का पति, इसका हिंदी क्या होता है, सीता का पति, इस विग्रह युक्त वाक्य का है, वही अर्थ सीतापति इस समस्त पद का है। विग्रह, यहाँ पे 2 शब्द ध्यान दीजिएगा, एक है विग्रह और एक है समस्त शब्द। विग्रह मतलब होता है अलग अलग, विग्रह मतलब क्या होता है, अलग अलग। 2 शब्द थे अलग अलग, एक था सीताया और एक है पति, अलग अलग है ना, लेकिन संयुक्त शब्द, समस्त शब्द एक साथ मिल गए तो सीतापति बन गए। इसका अर्थ बदला क्या, अर्थ नहीं बदला, बस उसका नाम और देखने का तरीका बदल गया, छोटा हो गया। तो समास यही करता है, अर्थ नहीं बदलता है लेकिन उसके रूप को बदल देगा, छोटा कर देगा। दूसरा नोट जो है वो ये है कि समास में प्रायः 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, पूर्व पद मतलब होता है पहला पद जिससे शुरू करते हैं, और एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद जहाँ पे लिखा हो तो समझ जाइएगा ना, अंतिम पद की बात हो रही है। किस पद की बात हो रही है, अंतिम पद की बात हो रही है। जैसे कहा जाए कि सीताया पति, तो आपसे पूछा जाएगा सीताया पति में पूर्व पद क्या है, तो आप कहेंगे सीताया, पहले क्या आया था, और उसमें उत्तर पद क्या है, उत्तर पद क्या है, पति, अंतिम पद क्या है, पति। जो शुरू में है वो है पूर्व पद और जो अंतिम में है वो क्या है, वो क्या है, वीडियो आगे है। तीसरा नोट है, पद का अर्थ होता है पदार्थ। पद का अर्थ क्या होता है, जब भी मैं कहूं कि पद तो समझिए पदार्थ यानी वस्तु की बात हो रही है। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है, जिस पदार्थ की, उसी के अनुरूप ही समास की संज्ञा भी होती है। मतलब कहने का अर्थ है ना कि हर समास का पद अलग अलग समास में
अलग अलग पद प्रधान होते हैं, मेन होते हैं। जैसे किसी में पहला पद प्रधान होगा, किसी में अंतिम पद प्रधान होगा, किसी में दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, किसी में कोई पद प्रधान नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात? तो उस हिसाब से समास के भेद। अब हम क्या पढ़ेंगे? समास के भेद। तो संस्कृत भाषा में समास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसको हम 6 प्रकार से पढ़ते हैं। बात अगर किया जाए संस्कृत में एकदम पूछ देना ऑब्जेक्टिव में तो कहिएगा 4 गो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है 6 गो। तो यहाँ पे हम समास के सामान्य रूप से 6 भेद पढ़ेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। आ रहा है समझ में ना? अब यहाँ पे चलिए हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आपके सामने आया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसका परिभाषा होगा जिस समास में प्रायः पूर्व पद की प्रधानता, पूर्व पद मतलब पहला पद, अभी मैंने बताया पहला पद प्रधान हो तथा एक पद अव्यय होता है। एक पद उसमें से क्या होता है? अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आपके मन में आएगा ठीक है पहला पद प्रधान है, मेरे अव्यय क्या होता है? देखिए अव्यय का अर्थ होता है ना, अव्यय का अर्थ होता है कि वह शब्द जिसका अर्थ न बदले, किसी के साथ किसी भी काल में लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग किसी भी काल में चला जाए उसका अर्थ न बदले, वो होता है अव्यय। कहीं रहेगा उसका अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे कहा जाए यथा, यथा मतलब होता है जितनी या जैसे, यथा शक्ति, यथा शक्ति जितनी शक्ति हो, यथा संभव जितना संभव। तो यथा का संस्कृत का अर्थ कभी बदलने वाला वो किसी के साथ लगा लीजिए वो हमेशा वही रहेगा। तो वे शब्द अव्यय होते हैं जिनका कोई अर्थ कभी न बदले। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। कौन समास होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये कहता है कि जिस समास में प्रायः उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, उत्तर पदार्थ मतलब होता है अंतिम पद, पदार्थ मतलब पद बताए हैं, उसे तत्पुरुष समास। जैसे राज्ञ पुरुष, राज्ञ यानी कि राजपुरुष, एक राज्ञ है और एक पुरुष है, तो पूर्व पद है राज्ञ, उत्तर पद है पुरुष, लेकिन मेन कौन है? पुरुष ही ना है। आदमी कौन है इसमें? पुरुष है। जैसे राजा का पुरुष, राजा का आदमी, तो राजा का आदमी कौन है? राजा थोड़े ना है वो राजा के आदमी की बात कर रहा है, पुरुष इसमें मेन है। तो इसमें क्या है? राजा का पुरुष जो है इसमें ये तत्पुरुष समास है। तो याद रखना है वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे राजपुरुषम आनेय, राजपुरुषम राजा के पुरुष को लाओ, तो राजा को लाना है, राजा के पुरुष को लाना है, तो पुरुष में ना इसमें, तो वो हो गया तत्पुरुष समास। अब आता है तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को देखते हैं ये क्या कहता है। कर्मधारय समास में है कि जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है, ये तत्पुरुष समास अभी आपने पढ़ा, अगर दोनों में विभक्ति एक समान हो तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी समास को कर्मधारय समास भी कहा जाता है, उसी नाम से जाना जाता है। इसको कह लीजिए समानाधिकरण तत्पुरुष समास या कह लीजिए कर्मधारय समास। इस समास में साधारणतया पूर्व पद विशेषण, पहला पद क्या होता है और अंतिम पद क्या होता है? विशेष्य। विशेषण पता है क्या होता है? कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। और जो विशेषण की भी विशेषता को बताए वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो कह रहा है कि पूर्व पद विशेषण होगा और अंतिम पद यानी कि जिसकी विशेषता को बताया जा रहा है। विशेष्य मतलब होता है जिसकी विशेषता को बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए नीलम कमलम, तो कमल है तो कमल विशेष्य है, कमल क्या है? विशेष्य है, और नीलम क्या है? विशेषण है। कमल की विशेषता को कौन बता रहा है? नीलम। जो कमल है वो नीला कलर का है, जो कमल का फूल है वो किस कलर का है? नीला कलर का। नीला हो गया विशेषण और कमलम हो गया विशेष्य, उसकी विशेषता को बता रहा है। मान लीजिए कि मैं कहूँ कि चेला सुंदर है, चेला, तो चेला विशेष्य है और सुंदर विशेषता है। समझ में आ रहा है बात? तो पहला शब्द विशेषण होगा और दूसरा शब्द विशेष्य होगा, वो कर्मधारय समास कहलाता है। और दोनों में विभक्ति एक समान है। जैसे देखिए यहाँ पे नीलम, तो नीलम में भी मोह आ रहा है, द्वितीय विभक्ति है, और कमलम में भी मोह आ रहा है, ये भी द्वितीय, अलग अलग नहीं होना चाहिए। चौथा है, चौथा कह रहा है द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु, संस्कृत में कहते हैं संख्या पूर्वो द्विगु। जिस समास के अनुसार, जिस समास के अनुसार संख्या का बोध हो, सिंपल भाषा में आप लोग कह सकते हैं जिस समास के अनुसार किसका बोध हो जी? संख्या का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं बाबू? द्विगु समास कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में सप्त दिनम, क्या है जी? शब्द 7 दिन। त्रिभुज, कितनी भुजा? 3 भुजा।
चतुर्भुज, चार भुजा, संख्या आना चाहिए। जब संख्या का बोध हो, सिंपल थोड़ा सा ये लंबा डिफिनेशन है, सीधे आप लोग लिख देना कि जिस समास से संख्या का बोध होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं, ठीक है ना। पांचवा है बहुब्रीहि समास। इसका अगर परिभाषा आपको देना है तो आप कहेंगे कि जिस समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वह बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात इस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पदार्थ की, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब इसमें पहला पद भी मेन नहीं होगा, अंतिम पद भी मेन नहीं होगा, इसमें कोई अन्य पद मेन होता है। जैसे कहा जाए पीतम अम्बरम यस्य स, यानी पीताम्बर, जिनका पीला हो वस्त्र, जिनका पीला हो। लेकिन बात किनकी की जा रही है? भगवान विष्णु की। जिनका पीला हो वस्त्र, पीला वस्त्र, एक पीला है एक वस्त्र है, लेकिन बात इन दोनों का नहीं हो रहा है। बात हो रहा है किनका? नीलकंठ, नीला कंठ, लेकिन बात किनकी हो रही है? शंकर भगवान की। तीसरे आदमी का बात हो रहा है। लंबोदर, लंबा है उधर, बात गणेश जी का हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि दो शब्दों लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी और का है, तो वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। और अंत में आपका द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास कहता है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मातृपितृ, माता पिता, भाई बहन, दही चिवड़ा, ये सभी जो है दोनों पद प्रधान है, तो इसको हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। तो उम्मीद है कि आप लोग समास को समझ पाए होंगे, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर सकते हैं। और आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और उसमें इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।